नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, प्रारब्ध को आपने बहुत ज्यादा स्नेह दिया है। सब्सक्राइबर की संख्याओं का हो जहां हम 1 लाख से ज्यादा के परिवार हैं, उसी के साथ साथ हमारे कंटेंट पे आपका बहुत ज्यादा स्नेह रहा है। आज हमारे साथ हैं प्रमोद कोठारी जी। एक बार फिर प्रमोद कोठारी जी के साथ हमारी पुरानी पहले की चर्चा, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, हमने बड़ी जमीनी पड़ताल की थी कि दरअसल ये जो खालिस्तानी मानसिकता है, जो हमेशा किसान आंदोलनों या इस तरह की चीजों के साथ खड़ी हो जाती है, उसकी बुनियादी वजह क्या है, कहां से ये उपजती है। उसके आगे अगर चर्चा का सिलसिला उठाऊं तो मेरे 3 सवाल आज प्रमोद जी के सामने। मैं दर्शकों, आपने जो पिछला वीडियो देखा उसके अगले की शुरुआत समझिए। 3 सवाल उपजते हैं प्रमोद जी। वो पुरानी चर्चा देखी सबने, आपकी बात से सारे लोग सहमत हैं। आपने जो बताया खालिस्तान कैसे पनपाया जा रहा है कनाडा की धरती पर। अब मेरी बात आती है कि खालिस्तान की बात कनाडा से ही क्यों, और जब मैं कनाडा कह रहा हूं तो कनाडा यूएस में कोई शामिल समझा जाए, यूके शामिल समझा जाए। मतलब खालिस्तान का सपना भारत की जमीन से बाहर से क्यों, पहली चीज। दूसरा, अगर खालिस्तान बनाना है और खालिस स्थान बनाना है, तो फिर जो पंजाब पाकिस्तान में है उसका जिक्र क्यों नहीं, उस पर बात क्यों नहीं। और तीसरा, इस सारे बवाल को हमारे देश का जो पंजाब है, जो आज भी 5 नदियों के नहीं होने के बावजूद भी प्रमोद जी 5 नदियों वाला पंजाब कहा जाता है। डाइवर्सिफाइड कल्चर है। खाने पे आप देखिए, फिल्म बॉलीवुड सॉन्ग्स पे देखिए, गजब का प्रभाव एक जिंदा दिल समाज के रूप में आते हैं। उनका इन खालिस्तानी मानसिकताओं को कितना समर्थन है, ये 3 चीजें लेके प्रमोद जी आपके साथ मैं चाहूंगा सिलसिलेवार, मैं तो टोकूंगा भी नहीं, और आप इन तीनों मुद्दों को एड्रेस करते हैं। प्रमोद जी प्लीज। अवनीश जी, पहली बात तो मैं आपको और आपकी संपूर्ण टीम को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपके प्रारब्ध चैनल ने 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे कर लिए। और दर्शकों को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने इतना स्नेह दिया और हमारे कंटेंट को इतना पसंद किया। आपके पहले सवाल पे आते हैं कि अब कनाडा और यूएस में बैठकर ही ये काम क्यों होता है, हिंदुस्तान में जो लोग बैठे हुए हैं वो क्यों नहीं इतना वो करते। देखिए, सबसे पहली बात ना, आपको इस कोई भी चीज होती है, कोई सरकार होती है, कोई प्रोजेक्ट होता है, तो उस प्रोजेक्ट की ना एक मॉडल होता है। ये भी एक प्रोजेक्ट है, जो खालिस्तान है ये भी एक प्रोजेक्ट है। इस मॉडल को समझिए। ये मॉडल जो है ना, ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए बना है। ये मॉडल न तो कोई देश क्रिएट करने के लिए बना है, न कोई अलग से एक टेरिटरी बनाने के लिए बना है। ये मॉडल सिर्फ और सिर्फ कनाडा और यूएस में जो कुछ लोग बैठे हुए हैं, चंद हजार लोग, वो पैसा कमाने के लिए बना हुआ है। इस मॉडल के जो लीडर्स हैं उनको आप कनाडा और टोरंटो, कैलिफोर्निया के अंदर आप देखेंगे तो उनके बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्लाजास हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के शोरूम्स हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, और मतलब अपार संपदा उन्होंने इकट्ठी कर रखी है इस मॉडल पे। और लेकिन जो बच्चे इनको सपोर्ट करते हैं, जैसे कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पंजाब से आते हैं, उनका मैं आपको बताऊं, एक लड़का था हमारे साथ, जिस टाइम मैं भी टोरंटो में रहता था, वो मेरे साथ शेयरिंग में रहता था। वो बच्चा इंडियन आर्मी एक सर्विंग ऑफिसर के बेटा है। वो उसने केश रखे हुए थे, दाढ़ी रखी हुई थी, और बहुत अच्छा लड़का। जैसे कि आप केंद्रीय विद्यालय का और आर्मी स्कूल में जो बच्चे पढ़े हुए होते हैं ना, वो बच्चे आपको पता है कैसे होते हैं, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं इन स्कूलों के। तो वो मेरे पास आया और ही वाज लाइक सो पोलाइट। उन्होंने कहा कि भाई मेरे को आप अपने साथ रख लो, और मैं अभी अभी मूव हुआ हूँ। और वो लड़का 6 महीने तक मेरे बिल्कुल संपर्क में था, और बहुत अच्छा लड़का, बहुत मेहनती लड़का। बाद में जब वो इनके संपर्क में आया, और वो बहुत देश प्रेमी लड़का था, वो उसके जो फ्रेंड्स थे वो सारे के सारे हिंदू थे, जो स्कूल फ्रेंड्स थे, क्योंकि अलग अलग जहां, कभी अहमदाबाद रहा, कभी गुजरात रहा, कभी गुवाहाटी रहा। 6 महीने बाद इनके संपर्क में आने के बाद आज वो कनाडा के अंदर खालिस्तान का पोस्टर बॉय है, और उसके पापा इंडियन आर्मी में सर्विंग ऑफिसर हैं, एंड ही इज अ पोस्टर बॉय इन खालिस्तान। 10 साल हो गए उस बच्चे को कनाडा आए हुए। ना उस बच्चे के पास खुद का घर है,
ना उस बच्चे ने शादी करी है, ना उस बच्चे के पास सेविंग है। उसके पापा लोग 2 भाई थे। उसका छोटा भाई जो है वो विकलांग है, चाचा का लड़का। एकमात्र लड़का है वो घर में। आज की डेट में उसका कोई भविष्य नहीं है, बिकॉज ही इज सो मच इंगेज्ड इन दीज एक्टिविटीज कि उसको अपने न उसको प्रेजेंट का ज्ञान है और न उसको फ्यूचर का ज्ञान है। अब देखिए, ये हो गई एक अमीर में जो नेता हैं इनके, उनकी बात, और एक कार्यकर्ता की बात। कार्यकर्ता जो है उसको वो सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है, और नेता जो है उसके पास बहुत बड़ी कंपनीज हैं। ठीक है, अब रेवेन्यू मॉडल देखिए। मैं उत्तर प्रदेश में रहा था, मेरे पापा आदित्य बिड़ला में काम करते थे। वहां पे हम ना छोटे होते थे तो ये होती है ना सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, ये उत्तर प्रदेश के अंदर और बिहार के अंदर ना सिर्फ बड़े बड़े पंडालों में नहीं मनाई जाती, ये छोटे छोटे बच्चे भी मोहल्लों में ना अपने छोटे छोटे टेंट तैयार करके ये पूजा करते। तो हम लोग वो पूजा करते थे और अपनी कॉलोनी में से ना चंदा इकट्ठा करने जाते थे। कोई 5 रुपए देता था, कोई 10 रुपए देता था, ऐसे ही उस टाइम मिलता था। तो हमसे ना वो खर्चा नहीं निकल पाता था सरस्वती पूजा का, क्योंकि उसमें पटाखे भी लाने होते थे, मूर्ति भी लानी होती थी, मिठाई भी लानी, लेकिन चंदे से हमारा नहीं चलता था। फिर हम उस मोहल्ले के सबसे अमीर आदमी के पास जाते थे और उससे 100-150 रुपए इकट्ठे करते थे। खालिस्तान के अंदर देखिए, ये जो चंदा है ना, इस चंदे से इतने बड़ा आंदोलन और इतने बड़े मूवमेंट जो है वो नहीं चलते। कहां से ले आएंगे $100, $200, $500, कितना ले लेंगे? ये जो वो गुरपतवंत सिंह पन्नू है, इसका रेवेन्यू मॉडल पता है क्या है आप लोगों को? आप लोगों को ये पता है कि हरियाणा से और पंजाब से हजारों लड़के डंकी लगा के अमेरिका में घुसते हैं, और उसके लिए वो 30-30 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं। 30 लाख रुपए सिर्फ वो भारत वाले एजेंट को देते हैं। जब वो अमेरिका के अंदर घुसते हैं तो उसके बाद उनको एक रेफ्यूजी कार्ड मिलता है, फिर वो 8-10 साल का प्रोसेस होता है, उसमें उनको ग्रीन कार्ड मिलता है। तो इस खर्चे में 30 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए ऐसे खर्चा आता है अमेरिका में पहुंचने के बाद। जो हिंदुस्तान में दे के आ गए वो अलग, और अमेरिका में पहुंचने के बाद 20 लाख रुपए लगभग लगभग एक केस पे खर्चा आता है। एक केस पे 20 लाख, 10 केस पे 20 करोड़, 2 करोड़, 100 केस पे 100 केस पे 200 करोड़, 1000 केस पे 2000 करोड़, और 10,000 लड़कों का 20,000 करोड़। तो ये जो खालिस्तान है, ये एक इंडस्ट्री है। दिस इज एन इंडस्ट्री ऑफ मेकिंग मनी। वो लड़का शुभकरण चौधरी है, उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, और यहाँ पे उसके पोस्टर बन के और रेडी है कि हिंदुस्तान की सरकार ने जो है हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, और हमारे देखो ऐसे लोग मारे जा रहे हैं। जब तक ये केस नहीं होंगे, जब तक ऐसे लोग, मासूम बच्चे, गरीब घर के बच्चे मरेंगे नहीं, तो उनकी तो रेफ्यूजी क्लेम कैसे करेंगे अमेरिका के अंदर? अमेरिका के ऑफिसर्स को कैसे कन्विंस करेंगे कि वहां पे हमारे लोगों को खतरा है? अब इनका तो कुछ नहीं बिगड़ा, मर रहा है तो कोई और मर रहा है। तो 20,000 करोड़, ये तो मैंने सिर्फ 10,000 लड़कों की बात बताई है। सिमरनजीत सिंह मान जो कि सांसद हैं आपके हिंदुस्तान में संगरूर से, वो खुद अपने इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि हम लाखों जी लड़कों को ऐसे लेटर दे चुके हैं। जी। हम्म। तो 20,000 करोड़ तो मैंने 10,000 लड़कों की स्टोरी बताई। अब लाख की बात करिए तो 2 लाख करोड़ रुपए संपदा देखिए सर, इसके पीछे इंडस्ट्री देखिए। उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए रॉ मटेरियल कहां से आएगा? वो रॉ मटेरियल है शुभकरण सिंह जैसे बच्चे। तभी तो यहाँ पे ग्रीन कार्ड उसका फिनिश प्रोडक्ट के रूप में निकलेंगे ना। जब उधर से किसान आंदोलन के नाम पे रॉ मटेरियल जो है वो शुभकरण जैसे मासूम बच्चे मशीन में जाएंगे, और वो मशीन फिर कनाडा और अमेरिका के अंदर ग्रीन कार्ड प्रोड्यूस करेगी। तो ये बनाना किसी के उद्देश्य में नहीं है। इस बात को समझिए आप लोग, किसी के उद्देश्य में नहीं है। तभी लोग आप देखते हैं कि जब भी भारत की सरकार कोई सख्त स्टैंड लेती है, पीछे हट जाते हैं कि नहीं 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 नहीं, ज्यादा अपने को उसमें नहीं आना, लिमिट तक ही, बस लिमिट तक ही, ताकि हमारे फाइलें जो हैं वो कनाडा अमेरिका के अंदर जो रिफ्यूजी की फाइलें हैं वो लगती रहें। ये बात इस बार क्यों नहीं समर्थन मिल रहा बाहर के मुल्कों से? पिछली बार मैंने देखा था भयंकर समर्थन मिला था कनाडा अमेरिका से। हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, बिल्कुल सही है अंकित जी। क्योंकि इस बार इनको पता है कि इस बार संघर्ष करने के लिए भारत सरकार रेडी है, और ये संघर्ष करने के लिए रेडी नहीं होते क्योंकि इनका मोटिव ही नहीं है संघर्ष करने का या कोई अलग बनाने का।
तो ये हो गया पहला कारण कि अमेरिका में बैठ के ही लोग क्यों करते हैं, हिंदुस्तान में बैठ के क्यों नहीं करते, क्योंकि हिंदुस्तान में पैसा नहीं रिलेट है। आज के टाइम में इट्स ऑल बिजनेस, पॉलिटिक्स इज ए बिजनेस, एवरीथिंग इज बिजनेस। कोई आदमी 5 मिनट के लिए भी अपना टाइम खराब नहीं करता। यहाँ के पंजाब में जो जिस एरिया में चल रहा है ना, ये वो संगरूर है, मूणक है, खनौरी है, पातड़ा है, समाड़ा है। मैं इस एरिया में रह चुका हूँ 3 साल। लोग भरपूर मात्रा में अनपढ़ लोग हैं, बिल्कुल उनके पास एजुकेशन लेवल जो 0 है। नशा जो है वो चरम पर है उस क्षेत्र में। पटियाले से और ये हरियाणा के बीच में आप आ जाओ, नशा जो है वो चरम पर है उस क्षेत्र में। मैं रहा हूं, वहां के लड़के हैं, नॉलेज है नहीं, वो बैठे हैं मार खा रहे हैं। इधर पोस्टर बन के जो है वो एम्बेसियों में जा चुके हैं कि ये देखो जी हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। तो पहले का तो आपको मिल गया जवाब कि क्या यहीं से क्यों संचालित होता है। बिल्कुल सही बात। अब पाकिस्तान क्यों नहीं जो पंजाब रख रहा है अपने पास, वो क्यों नहीं दिमाग में शामिल है, नक्शे में भी क्यों नहीं शामिल है? अगर कोई नक्शा हो तो उस पर क्यों नहीं बात होती? ये क्या है चक्कर? उस पे इसलिए नहीं बात होती, उस चीज के ऊपर इसलिए नहीं बात होती कि अगर उसके बारे में बात करेंगे ना तो आईएसआई निपटा देगी आपको। सीधी सी बात है, भय बिन होय ना प्रीत, भय बिन होय ना प्रीत। तो उधर वाले क्या है कि जैसे कनाडा अमेरिका के उन्होंने अपने यहाँ पे एक बलूचिस्तान की लड़की थी जिसने करीमा बलोच, आई थिंक करीमा बलोच ही नाम था, पंजाब के कनाडा के अंदर आइसलम ले रखा था उसने, रेफ्यूजी ले रखा था। वो यहाँ से बैठ के बलूचिस्तान के लिए बोलती थी और उसको आईएसआई वालों ने उसको निपटा दिया। कनाडा का प्रधानमंत्री मुंह में दही जमा के बैठ गया, जो ह्यूमन राइट्स की बात करता है और इतना बात करता है ना, तो कोई कुछ भी नहीं बोला, बिल्कुल शांत। एक रेफ्यूजी बंदा जो तुमसे शरण मांगने आया था, उसकी जान की रक्षा करने का तुम्हारा फर्ज था एक राजा होने के नाते देश का, और उसकी रक्षा नहीं कर पाए, कम से कम उसको इंसाफ तो दिलाते। तो उधर वाले पंजाब की इसलिए नहीं बात करते हैं क्योंकि मेन मोटिव जो है वो पैसा कमाना है। अगर मेन मोटिव अपनी जमीन के लिए फाइट करना होता तो उधर वाले पंजाब की बात करते, क्योंकि उधर के वाले पंजाब की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि वहां से कोई कस्टमर नहीं आना, और ज्यादा बोलेंगे तो निपटा दिए जाएंगे, तो उसकी बात नहीं करते। इसलिए ये एक महत्वपूर्ण कारण है कि उधर वाले के बारे में बात नहीं करते। ये बात प्रमोद जी आपकी समझ में आ रही है? अच्छा, इससे पहले जब आपने ये जो पूरा एक इनका इकोनॉमी और रेवेन्यू मॉडल आपने दिखाया, जिसको अब कहा जा सकता है कि खालिस्तानी सपने का, है ना, इकोनॉमी मॉडल और उनका रेवेन्यू मॉडल, वो बड़ा महत्वपूर्ण आपने एक एंगल रखा। तो यहाँ तो ये पता चलता है कि साहब ये अगर सिर्फ सपना है तो ये एमएनसी कंपनी की तरह है खालिस्तान का पूरा सपना। ये कनाडा यूएस बेस कंपनी है जो कारोबार कर रही है खालिस्तानी सपने का। और क्या है, और क्या, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो जानते हैं इस बात को, इस चीज को समझते हैं। आपकी टीसीएस की वैल्यूएशन निकालिए, आप रिलायंस की निकालिए, उससे उन्हीं के मुकाबले की एक कंपनी है ये पैसा कमाने के लिए। इसका प्रोडक्ट अलग है, वो को जो है सॉफ्टवेयर बेचते हैं, ये जो है वो रेफ्यूजल प्रोग्राम, ग्रीन कार्ड और यूएस की सिटीजनशिप्स बेचते हैं। सेम फर्क है, और कोई फर्क थोड़ी है। दिस इज जस्ट अ कंपनी। अब कंपनी किसकी कितनी परवाह मारती है आपको पता ही है। ये बात लोगों को, पंजाब के लोगों को समझ में नहीं आती। उनको उनकी वो क्या है कि थोड़े इमोशनल लोग होते हैं, थोड़ी पढ़ाई लिखाई उनकी कम होती है, दूसरी कम्युनिटीज में उनका बैठना नहीं होता, वो अपने ही लोगों के साथ बैठते हैं, बुआ का मुंडा, चाचा का मुंडा, मामे का मुंडा, और वो दूसरी कम्युनिटीज में बैठते नहीं है। इसलिए क्या है कि ये इन बातों का उनको पता ही नहीं लगता, क्योंकि जब क्योंकि सेम माइंडेड पीपल लोगों के साथ बैठते हैं वो वैसी ही बातें करते हैं। जब दूसरों के साथ बैठेंगे तभी तो पता लगेगा ना कि और व्हाट इज द अदर साइड ऑफ द डिस्कशन। तो ये एक कारण है। सो दिस इज जस्ट लाइक ए कंपनी, जैसे आपके महिंद्रा है, टाटा है, वैसे ये कंपनी है जो अमेरिका में ये प्रोडक्ट बनाती है, ग्रीन कार्ड और यहाँ की पीआर और सिटीजनशिप्स, और कुछ नहीं है। एजेंडे में है ही नहीं कहीं पर भी ये जो मार काट हुआ। जी जी। तो प्रमोद जी, ऐसे में तो एक मेरे मन में ऐसे ही सवाल आया
कि फिर ये किसान आंदोलन जो सो कॉल्ड और जो केवल पंजाब, और अब तो पंजाब भी उब रहा है क्योंकि आपने ऐसे लोगों का रास्ता बंद कर दिया है जिसमें बहुत सारे पेशेंट हैं जो दिल्ली और बाकी और तमाम जगह शहरों में अलग अलग हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं। जो नौकरी पेशा लोग हैं, पंजाब से बाहर की नौकरियां करते हैं, वहां नौकरी करते हैं, वो मामले हैं। मैं भी गवर्नमेंट सेक्टर और बाकी एक एक दूसरे की जरूरतें होती हैं, लोगों के रिश्तेदार हैं, बहुत सारे ऐसे पंजाब के रहने वाले हैं जो दिल्ली या एनसीआर में काम करते हैं, उनके परिवार रहते हैं, आना जाना है ना। तो ऐसे में कनेक्ट आपने बंद कर दिया है। तो ये खालिस्तानी पूरा सपना अगर एक पूरा रेवेन्यू मॉडल ही है, तो क्या ये किसान आंदोलन जैसे जल्द से उसका कोई प्रमोशनल इवेंट मान लिया जाए? देखिए, मैं ना एक यहाँ पे कल एक युवा से बात कर रहा था, पंजाब से सिख युवा थे और अमृतधारी युवा थे, और उनसे मैं बात कर रहा था। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार तुम्हारे साथ है कौन पंजाब में, मेरे को जरा बताओ। मैंने कहा तुम्हारे साथ ये हिंदू हैं क्या पंजाब के? कह रहा नहीं, उनकी तो जमीनें नहीं है, उनसे तो क्या लेना देना, वो तो नहीं है। मैंने कहा तुम्हारे साथ ये निरंकारी या जो नामधारी हैं ये है तुम्हारे साथ? कह रहा नहीं, वो भी नहीं है। मैंने कहा तुम्हारे साथ ये जो पापा, जिसको तुम पापे कहते हो, बिजनेस कम्युनिटी है, मैं कहा ये तुम्हारे साथ है? कह रहा नहीं, ये भी नहीं है। मैं कहा पंजाब के ईसाई तुम्हारे साथ हैं? कह रहा नहीं, वो भी नहीं है। मैं कहा पंजाब के दलित तुम्हारे साथ हैं? कह रहा नहीं, वो भी नहीं है। तो मैंने कहा तुम्हारे साथ है कौन फिर? समाज का कौन सा हिस्सा है जो मैंने छोड़ दिया अपनी बातों में? मैं, मेरे हिसाब से मैंने पंजाब की 95% को, पॉपुलेशन को मैंने कवर कर लिया है। तो कौन है मैं तुम्हारे साथ में? कह रहा है वही तो बात है कि क्यों, मतलब कोई नहीं है हमारे साथ में। तो मैंने कहा तुमने कभी इस चीज पे विचार किया कि क्यों नहीं है लोग तुम्हारे साथ में? कह रहा क्यों नहीं है? कह रहा हमें ही बता, आप ही बता दो क्यों नहीं है। मैंने कहा ओके। वो ना यहाँ पे अपनी एक ट्रकिंग कंपनी भी चलाते हैं, उनके पास 7-8 ट्रक हैं। तो मैंने कहा एक बात बताओ, ये ट्रकिंग कंपनी तुमको खड़ी करने में 10 साल लग गए हैं? कह रहा हाँ जी। मैं कहा हम 5-7 ड्राइवर जो हैं वो तुम्हारे गेट के बाहर आकर के रोक लें और इस कंपनी के एक भी ट्रक को बाहर न जाने दें। मैं कहा तुम्हारी 10 साल की मेहनत बर्बाद हो गई, क्योंकि 2 दिन के लिए तुम्हारा कस्टमर तो अपने माल का इंतजार करेगा नहीं, वो तो किसी और से माल मंगवा लेगा। करा हाँ जी। मैं कहा तुम क्या करोगे? करा मैं तो लात मार के भगा दूंगा उनको, वहां से पुलिस कॉल कर दूंगा, पुलिस को बुलाऊंगा, पुलिस नहीं हटा पाएगी तो हम खुद हटा देंगे। तो मैंने कहा तुम इस बात को जब तुम्हारे पे आई तो तुम इतने अग्रेसिव हो गए कि लात मार के हटा दूंगा मैं अपनी कंपनी के गेट के बाहर से। मैं कहा तुमने हजारों हजार एमएसएमई, सोनीपत की, रोहतक की, बहादुरगढ़ की, नजफगढ़ की, हजारों हजारों मीडियम स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस बर्बाद कर दी। क्या उनके बच्चे नहीं हैं? उन लोगों ने 2-2 पीढ़ियों ने की परिश्रम से वो कंपनियां उन्होंने खड़ी करी थी, तब जाके तीसरी पीढ़ी जो है वो पंखे के नीचे बैठ करके रोटी खाने लायक हुई थी। और तुमने उन हजारों हजार एमएसएमईस को बर्बाद कर दिया। तो और तुमको क्या लगता है कि तुमको कोई सपोर्ट करेगा इन अराजक तत्वों को? करा नहीं, ये बात तो सच है। तो मैं कहा तुम्हें ये समझने की आवश्यकता है, ये जो सुप्रीमेसी सिंड्रोम तुम्हारे अंदर है कि हमारे, हम जो कहें वो सही है, हम जो करें वो सही है, ये सुप्रीमेसी सिंड्रोम तुमको निकालना पड़ेगा। वरना तुम भी उसी लाइन में बैठ जाओगे जहां पे हिंदुस्तान की सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी एक लाइन बना के बैठी हुई है ना, उसी लाइन में तुमको भी बैठा दिया जाएगा। आई डोंट वांट टू नेम दैट सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स। मैं कहा तुम उसी लाइन में बैठ चुके हो, सिर्फ 5% वो है। तो पंजाब का समाज क्यों किसी को सपोर्ट करेगा सर? मैं, मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटर था जब मैं सैमसंग में इंडिया काम करता था, तो मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटर था, वो कहता है कि प्रमोद जी, उनसे मेरी बात हो रही थी, वो कह रहा प्रमोद जी इतना बुरा हाल है, कह रहा न मेरा माल आ रहा है, न मेरा माल बिक रहा है, और मैं बिल्कुल, मेरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो खत्म हो गई है। वो कम से कम 2.5-3 करोड़ रुपए की ग्रॉस करता था वो कह रहा चारों तरफ ऐसी अराजकता है, कोई नया धंधा नहीं शुरू कर सकते, न कोई कहीं कुछ भी काम करने की शुरू करते हैं, पता लगता आज तो दिल्ली बंद है, आज पातना बंद है, आज समाणा बंद है, आज पटियाला बंद है। तो कह रहा करें तो करें क्या? वो तो मेरे को उनका, वो कह रहे थे कि आप मेरे को कुछ अगर अच्छा ऑप्शन दो तो मैं जयपुर मूव हो जाता हूँ अपनी प्रॉपर्टीज बेच के। करा कोई अब कोई ढंग का धंधा, कोई ढंग की प्रॉपर्टी हो तो प्लीज मेरे को बताना, मैं अपनी सारी संपत्ति यहाँ से समेट के जयपुर मूव हो जाता हूँ।
तो ये जो अराजकता है ना, ये लोगों के व्यापार को बर्बाद कर रही है, पूरी इकोनॉमिक मॉडल को बर्बाद कर रहा है। तो ये कैसे, क्यों आएगा कोई इनके साथ? बहुत बड़ी बात प्रभु जी। अच्छा, आप जब कनाडा की धरती से बैठ के ये इस तरह की बिल्कुल ग्राउंड रियलिटीज बताते हैं, जहां से वाकई वो सोच डिराइव होती है, जो साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक आपने जो खालिस्तानी इकोनॉमिक मॉडल आपने बताया, जिसको मैं इकोनॉमिक मॉडल से ज्यादा मुझे लगता है कि मुझे रेवेन्यू मॉडल से सीधे कमाई का धंधा है ये तो। कैश मतलब क्या शानदार फसल है। एक एमएनसी कंपनी की तरह कितने ऑर्गेनाइज तरीके से 2 लाख, मतलब कहां तक वो आंकड़ा जा सकता है। तो ये इवेंट तो लगता ही है किसान आंदोलन। सर ये देखिए ना, न आपको मशीनरी का खर्चा, न आपको एम्प्लॉय रखने हैं, न आपको प्लांट लगाना है, न आपको जमीन चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, न आपको सैलरीज देनी है। 2 लाख 2.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, और आपको क्या है, 2 4 5 10 करोड़ रुपए किसी भी 4 5 नेताओं को दे दो पंजाब में। 2 महीने 1.5 महीने उत्पात मचाया, 4 5 लड़के किसी गरीब माँ के मरवा दिए, और बस बल्ले 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 अगले 5 साल जो है लगाओ फाइलें, लगाओ रेफ्यूजल क्लेम, कोई दिक्कत नहीं है, पोस्टर छपवा लो। और जो लोग यहाँ पे रेफ्यूजी वीजे पे रह रहे हैं, उनके हाथ में झंडे दे दो, उनके हाथ में पोस्टर दे दो। वो लोग जो है वो इंडियन एम्बेसी के सामने जाके जुलूस निकालेंगे कि बंदी सिंगुआ को फ्री करो, स्टॉप किलिंग फार्मर्स, स्टॉप किलिंग लेबरर्स, ऐसे प्ले कार्ड्स बनाएंगे। फिर उसकी फोटो खींच के और वो जो फाइल के साथ अटैच करके और ऑनलाइन जमा करा देंगे। उधर से एक अमेरिका का ग्रीन कार्ड आया और 15-20 लाख रुपए अंदर। कुछ भी नहीं क्या है। शानदार। प्रमोद जी, मुझे एक बात याद आ रही है। आप जरा देखिए, पंजाब में एक जो कनाडा और इमिग्रेशन के प्रति जो आकर्षण रहा है, उसमें कई बार ग्रे मार्केट में बड़े से ग्रे तरीके अपनाए गए हैं। उसमें शादियों वाला एनआरआई दूल्हा है ना, उस चक्कर में इस तरह का माइग्रेशन हुआ। बाद में रिश्तों का माइग्रेशन हुआ, है ना, वो मैरिजेस करा के और बाकायदे पैसे लेके उस तरह से इमिग्रेशन हुआ। तो ये उसी तर्ज पर ये खालिस्तान वाला एक परमानेंट दुकान है इमिग्रेशन की। परमानेंट ये 1900 पिछले 40 साल से चल रही है। ये पिछले 40 साल से चल रही है, और मतलब बहुत बेहतरीन चल रही है। भारत से आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो सिमरनजीत सिंह मान तैयार कर देते हैं, जो कि लोकसभा के सांसद हैं, और इधर आकर के जो है वो तो पूरी एक फैक्ट्री लगी हुई है, उसके छोटी छोटी एंसिलरी यूनिट्स खुली हुई हैं हर एक शहर में। आप किसी भी शहर में जाएंगे उसमें आपको एक वकील बैठा हुआ मिल जाएगा। और चाहे आप टोरंटो आइए, चाहे आप वैंकूवर आइए, चाहे आप शिकागो, न्यूयॉर्क, कहीं पर भी आप आएंगे, जिस शहर में भी आपके रिश्तेदार रहते हैं, आप वहां पे जाइए, वहां पे आपको वकील मिल जाएगा। वो वकील आपको पूरी तरीके से फैसिलिटेट करेगा, और आपको यहाँ पे रेफ्यूजी क्लेम मिलेगा। और अगर यहाँ की सरकार मना करती है, यहाँ के अधिकारी अगर मना करते हैं कि नहीं, हम खुद इंडिया जा करके आए हैं, हम खुद कश्मीर जा करके आए हैं, हमको खुद पंजाब जा करके आए हैं, हमने G20 में हर जगह जा करके देखा है, तो हम कहीं पर भी जो है ऐसा सिक्योरिटी का जो इशू है वो इंडिया में नहीं है। कहीं भी किसी की जान को जो है वहां पे नहीं है, एक हेल्दी डेमोक्रेसी है। अगर यहाँ का अधिकारी ऐसी बात कहता है तो कोई ना कोई आंदोलन खड़ा कर दो, 4 5 को मरवा दो, और उस ऑफिसर को जो है वो कोर्ट में घसीट लो कि तुम तो कह रहे थे कि वहां पे सब कुछ ठीक है, ये देखो हमारे 5 बंदे मार दिए वहां की सरकार ने। ये मतलब एक पूरा बाजार जिस तरीके से सामने दिखाई दे रहा है, आप जिस तरीके से ग्राउंड से बता रहे हैं वो साफ दिखाई दे रहा है। अच्छा, खुद का तो कोई नुकसान है नहीं ना, खुद का तो कोई नुकसान है नहीं। खुद के बच्चे तो आराम से जो अरबों की प्रॉपर्टी है उन प्रॉपर्टीज को मेंटेन कर रहे हैं, लॉयर्स बने हुए हैं, डॉक्टर्स हैं, डेंटिस्ट हैं। खुद के बच्चों का तो कोई रिस्क है नहीं। बच्चा मर रहा है, किसी और का मर रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं तो वो किसी और देश के परेशान हो रहे हैं। सरकार दुखी है तो किसी और देश की दुखी है। पैसा ये कमा रहे हैं आराम से। जी जी बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और आती है। इस बार जो सरकार ने कड़ाई कर दी है, और इसका मतलब है कहीं ना कहीं भारत की सरकार
जान रही है कि ये कुछ खास सेल्स एजेंट और इस तरह का माहौल है और ये बिजनेस गिरोह है जो इस तरह के काम कर रहा है। तो ये जो सरकार की सख्ती है उससे कनाडा या बाहर, आप तो रिश्तों में रहते हैं, आप लगातार संपर्क में भी रहते हैं, तो ओवरसीज ये मामला, ये दांव कितना उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ पंजाब से अब कोई सपोर्ट नहीं है और पंजाब के बाहर से भी कोई सपोर्ट नहीं है। तो दरअसल ये फिर एक बार आइडेंटिटी क्राइसिस वाला मामला है जो हम लोगों ने पिछली बार डिस्कस किया था। उसका हल्का पॉइंट मैं चाहूंगा उससे आगे की बात जो रह गई थी पिछली बातचीत में, कि ये किसी तरह की एक मनुवादी, एक सुप्रीमेसी वाला मामला है बिजनेस के साथ साथ। ये तो धंधा तो है, लेकिन वो धंधा भी कुछ खास लोगों के ही हाथ में रहे, उसकी भी लड़ाई है। देखिए, ये इतने जो है ना, इतने वे, मैंने आपको पहले भी बोला कि इनको किसी चीज से कोई लेना देना है नहीं, इनको अपने धंधे से लेना देना है। दूसरी बात आपने कही कि जो सरकार ने जो सख्ताई करी है वो, उससे क्या इन लोगों के बीच में कोई मतलब एक अनकंफर्टनेस आई है। देखिए, इजराइल को उधर हमास की तरफ बम मारने थे ना, उन्होंने मार ही दिए, किसी ने किसी की नहीं सुनी। उन्हें 5-10 दिन ये अल जजीरा जो है ये नौटंकी करते रहे, उन्होंने सुनी नहीं। उन्होंने वहां पे 20 टन बारूद जो है वो कर दिया, और सारा वो ऐसे कर दिया जैसे वहां पे भूकंप आया है। ठीक है, इनको भी पता है, इनको भी पता है, बड़े अच्छे तरीके से पता है कि सरकार को जो करना है वो करना ही करना है। और ये इतने ताकतवर नहीं है। देखिए, आप लोगों के मन में ये वहम है कि इतने ताकतवर हैं, ये पैसा कमाने के लिए बैठे हुए हैं। इनको, ये आप ये सोचो ना कि ये लड़ जाएंगे, लड़ने लुड़ने वाला कुछ भी नहीं है। ये जब तक इजी मनी आ रहा है तब तक ठीक है, जिस दिन इजी मनी आना बंद हो गया उस दिन कोई और ऑप्शन ढूंढ लेंगे। रही बात ये आइडेंटिटी क्राइसिस वाली है, इनके लिए कोई मैटर नहीं करता कि ये इनकी आइडेंटिटी क्या है, इनके बच्चे सिखिज्म फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हिंदुइज्म फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है इस चीज के लिए। ये चीज जो है ये सिर्फ पंजाब में भड़काते हैं, वहां के युवाओं के अंदर अलगाववाद करने के लिए। इनको पर्सनली आप इनसे जाके पूछो ना कि यार तुम क्या सच में तुम हर्ट हो जिस हिसाब से पंजाब डिक्लाइन पे है। ये कहते हैं आई डोंट गिव अ डैम, न मेरे पास वहां की नागरिकता है, न मैं वहां पे जाता हूं, मेरी तरफ से कुछ भी हो, आई डोंट केयर। अगर ऑस्ट्रेलिया में कुछ, अफ्रीका में कुछ हो रहा हो, उससे जितना मेरे को फर्क पड़ता है उतना ही फर्क मेरे को अगर पंजाब में कुछ हो रहा हो उससे फर्क पड़ता है। ये आते तक नहीं है आपके देश में यार, 20-20 साल आते ही नहीं है। बस वहां से यहां से बैठ करके, वहां पे एजुकेशन है नहीं, और युवा पढ़ नहीं रहा, युवा नशे में है, उसको अपनी भौतिक विकास उसका हो नहीं रहा, और उसको कहीं पर भी रोड पे बिठा दो। भाई ऐसे लोग तो पूरे देश में है, मतलब ऐसे लोग, ऐसी मानसिकता पैसे कमाने वाले लोग तो पूरे देश में है, लेकिन वो क्यों नहीं कर पा रहे। कोई हिंदुओं किसी स्टेट में, राजस्थान के अंदर लोगों को क्यों नहीं भड़का देते कि भाई तुम्हारे पास पानी नहीं है, तुम भी सड़क पे बैठ जाओ। क्योंकि राजस्थान का युवा पढ़ा लिखा है, उसको पता है अरे भैया सड़क पे बैठ के डंडे खाने से पानी थोड़ी आएगा। पानी तो तब आएगा जब मेरा सांसद और मेरा मुख्यमंत्री जाके दिल्ली बैठेंगे और वो इस बात को तय करेंगे कि यमुना का पानी राजस्थान लेके कैसे आना है। क्योंकि वहां के युवा में इतना दिमाग है कि वो इस प्रकार की बातें कर सकता है। एजुकेशन को क्यों नहीं बढ़ावा देने देते ये लोग। ये तो अभी कुछ सालों में, 4-5 सालों में, ये कॉन्वेंट स्कूल्स और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स आके खुली हैं, जिससे थोड़ा बहुत एजुकेशन का स्तर पंजाब में अच्छा हुआ है। उसी तरीके एजुकेशन को सिर्फ इसीलिए नहीं करते क्योंकि लोग पढ़ेंगे तो वो टेक्निकल सवाल पूछेंगे, लॉजिकल सवाल पूछेंगे, और हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। इसलिए लोगों को हमेशा धर्म के पीछे इतना पागल बना के रखो कि उनको कहीं पर भी सड़क पे बिठाया जा सके। बिल्कुल प्रमोद जी, और ये जो आपने कहा ना, तो यही बार बार एक सवाल लगातार लोग उठा रहे हैं कि भाई साहब, जब भी कोई किसान आंदोलन हो जाता आता है या देश में हो रहा है, तो नया पैटर्न एक डेवलप हुआ है, ये पार्ट 2 है, तो खालिस्तानी एलिमेंट बार बार आ जाता है। अब इसका मतलब है कि धंधा है, वो कोई भी ऐसा मेला या जमावड़ा या कोई अवसर देखेगा वहां पर फूट के सामने आ जाएगा। अच्छा, ये बुलबुला अब खत्म हो रहा है,
बाहर कोई सेंटिमेंट मौजूद है? इस बार आपने कहा कि इंटरनेशनल जो एक इनका जो इकोसिस्टम होता था, तो इंटरनेशनल सपोर्ट भी इनको नहीं हासिल है। इवन कि हरियाणा का किसान तो बिल्कुल अड़ा बैठा है कि अगर तुम घुसे तो पुलिस से पहले हम लाठी तुम पे चला देंगे और तुमको रोकेंगे कि भैया इधर मत आओ, परेशान मत करो। राजस्थान से कोई रिस्पांस नहीं है, उत्तर प्रदेश वेस्ट यूपी से भी कहीं कोई रिस्पांस नहीं है। तो ना घर के नहीं ना घाट के रहे, ऐसी कोई स्थिति, एक फ्लॉप बिजनेस इवेंट या धंधा और चटक गया खालिस्तानी रेवेन्यू मॉडल का। राजस्थान में हरियाणा के एक जाट का वीडियो देख रहा था कल परसों। उसने कहा कि पिछले किसान आंदोलन में आए, हमारे बच्चों को ये भूखी खाना सिखा गए, हमारे बच्चों को स्मैक पीना सिखा गए, हमारे बच्चों को इनको अफीम की आदत डाल दी। तो मैंने अपने वीडियो में पहले भी कहा था कि एवरीथिंग इज बिजनेस। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे आए ग्राहक ढूंढने, ग्राहक ढूंढ करके और उनके लड़कों को चला दिया। आपको पता है कि कनाडा के अंदर आपके इंडिया में हीरोइन पकड़ी जाती है, स्मैक पकड़ी जाती है, क्या क्वांटिटी होती है? खबरों में आता 2 किलो पकड़ी गई, 3 किलो पकड़ी गई, 2.5 किलो पकड़ी गई। कनाडा के अंदर हीरोइन, फेंटनिल, ये चीजें पता है कैसे? 9 क्विंटल पकड़ी गई, 4 क्विंटल पकड़ी गई, 5 क्विंटल पकड़ी गई। क्यों पकड़ी जाती है? क्योंकि पंजाब वाला जो ग्राहक था ना, वो पंजाब वाला ग्राहक उठ के कनाडा आ गया और उस ग्राहक के पीछे पीछे जो है वो नशे के व्यापारी भी कनाडा आ गए। क्योंकि वहां पे ग्राहक कम हो गया था तो ग्राहक ढूंढने हरियाणा चले गए, क्योंकि पंजाब में ग्राहक है नहीं। अगर ग्राहक है तो उसकी परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है, और वो हरियाणा में लगा दिया। अब हरियाणा के जाटों को समझ में आया कि ये तो हमें यहाँ पे हक दिलाने नहीं आए थे, ये तो हमारे यहाँ ग्राहक ढूंढने आए थे। और ये बात उसकी एक्चुअल में सच है, उस आदमी की। जहां भी जाएंगे वहां पे, मैं भी यहाँ पे कनाडा रहता हूँ, मुझसे भी अगर कभी बैठ के किसी पार्टी में बैठे हैं, पर आपके यहाँ तो वहां पे ठेके होते हैं भुक्की के, आपके वहां तो वहां डोडे के ठेके होते हैं, आपके यहाँ तो अफीम होती है, कहाँ बनती है, कैसे बनती है राजस्थान में, इन्हीं चीजों के बारे में, कि सप्लाई कहाँ से आएगी, बेचनी कहाँ है, यहीं तक बस मानसिकता है। तो लोगों को अभी ये सारी चीजें समझ में आ गई है, क्योंकि इंफॉर्मेशन का एक्सेस जो है वो हर एक आदमी के पास है। अब सोशल मीडिया के हिसाब की वजह से हर एक आदमी के पास इंफॉर्मेशन का एक्सेस है, और हर आदमी अब समझ रहा है। इसीलिए जो है चारों तरफ से सूख गया है पानी, चारों तरफ सूखा है, कहीं से समर्थन नहीं मिल रहा, क्योंकि सबको ये पता है कि यार अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, दूसरा जाए भाड़ में। अभी अमेरिका के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, न्यूयॉर्क शहर को बिल्कुल गला घोट दिया गया है। गला इसलिए घोट दिया गया है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को गैर संवैधानिक तरीके से फंसाने की कोशिश की जा रही है। वहां 7 लाख ट्रक वालों ने प्रोटेस्ट कर दिया है, दुनिया में कहीं खबर नहीं है। वो 7 लाख ट्रक वाले कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या है, लेकिन वो सिर्फ और गोरे हैं, उसमें पंजाबी ट्रक वाला उनको सपोर्ट करने नहीं गया। पंजाबी ट्रक वाले ने उसको एज ए अवसर के तरह के समझा कि यार ये हड़ताल पे हैं तो इनका बिजनेस हम खींच लेते हैं। तो अब लोगों को समझ में आ गया है कि यार ये दूसरों का इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए, इसलिए कहीं से कोई भी साथ में नहीं है। कुछ इनके पंजाब के गरीब युवा हैं, वो मार खा रहे हैं बेचारे। बिल्कुल। और प्रमोद जी, आपने जो खालिस्तानी धंधे के बारे में जो बताया, उनका रेवेन्यू मॉडल, आप देखिए कितने खतरनाक तरीके से वो ड्रग्स तक फैला हुआ है। तो मतलब एक तरफ इमिग्रेशन का कि भैया वीजे की दुकान खोल रखी है, और दूसरी तरफ नए ग्राहक भी तलाश रहे हैं और नशे का कारोबार। तो ये एक पूरा बिजनेस मॉडल है जिस पर मुझे लगता है कि एक बातचीत में इसको समेट पाना बड़ा मुश्किल है। तो एक नई दृष्टि मिली है कि कैसे खालिस्तानी सपना जिंदा रहना जरूरी है, और क्यों ये हमेशा भारत की जमीन से बाहर से ही ज्यादा पाला जाता है। वो इसी बात से है कि भैया ये धंधा है। और दूसरा ये कि पाकिस्तानी पंजाब के बारे में चर्चा क्यों नहीं होती है? तो कंगले पाकिस्तान में के पंजाब में जाके कोई धंधे का स्कोप नहीं होगा, इसलिए उधर बहुत ज्यादा फोकस नहीं है। नहीं तो यहाँ के रेट से तो बहुत कम में वहां पर मामला खड़ा हो जाता है ना। तो ये साफ साफ दिखाई देता है कि क्यों नहीं बात होती है पाकिस्तानी पंजाब की, खालिस्तान के उस सो कॉल्ड सपने में, क्योंकि वहां धंधे का कोई स्कोप नहीं है। हाँ, भारत में धंधे का स्कोप है, इसलिए बार बार कोशिश की जाती है कि मेन मार्केट चलो, यानी दिल्ली चलो।
और इस बार सरकार के पैसा तो भारत में है ना। जब पैसा ही नहीं आएगा तो फिर पाकिस्तान में जाने की आवश्यकता क्या है? जिस बाजार से पैसा ही नहीं निकला, आज भारत में बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों आ रही हैं? क्योंकि पैसा है। तो वही सेम चीज है सर, इट्स ऑल बिजनेस, एवरीथिंग इज बिजनेस। जो समझ गया वो आराम से बैठ के रोटी खा रहा है, जो नहीं समझ रहा है वो शुभकर्ण की तरह बैरिकेड पे चढ़ जाता है, गोली खा के नीचे पड़ जाता है। बिल्कुल प्रमोद जी, और मुझे लगता है कि इसी बहाने कम से कम हमारी जो पंजाब का एक पूरा समाज है, और जिसको एक सकारात्मक समाज है ना प्रमोद जी, और उसने दिखाया है कि ये जितना भी मजमा सजा हुआ है पूरे पंजाब से कहीं से कोई बैनर पोस्टर और कोई धरना अनशन प्रदर्शन इनके पक्ष में नहीं हुआ है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि आपके घर में ही आपकी पूछ नहीं है और आप एक धंधेबाज है और ये सपना। प्रमोद जी, आज आपसे बात करके दर्शकों के सामने जो पिछला हमारी बातचीत है उसका आप ने देखा ही है कि लोगों ने कितना उसको स्वीकारा है। उसका ये जो एक्सटेंशन है, ये पाकिस्तान खालिस्तानी इकोनॉमिक मॉडल और उसका रेमू और उसका अर्थतंत्र वो दिखाता है जो इस्लामिक इंटरनेशनल मॉडल से मैच करता है। आपने उस शब्द से परहेज किया, लेकिन प्रारब्ध के इस मंच पर हम खरा बोलते हैं। प्रमोद जी, आपने हमें अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ दर्शकों, आपने पिछले वीडियो को स्नेह दिया, इस वीडियो के भी कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि प्रमोद जी से आप किस और एंगल या विषयों पर चर्चा सुनना पसंद करेंगे। प्रमोद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रमोद जी का अपना चैनल, जिसका लिंक हम इसी वीडियो और पिछला वीडियो जो है उस दोनों के डिस्क्रिप्शन में है, हम अपने सभी दर्शकों और वीडियो देखने वालों से ये अपील करेंगे कि आप प्रमोद जी के चैनल से भी जुड़िए। प्रमोद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमें और प्रमोद जी दोनों को दर्शक आज्ञा में नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम। जय सिया राम।